गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। स्टूडेंट्स, बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं और इसके लिए आपको पढ़ाई पे जोश होश से लगना चाहिए। लेकिन यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले समय में आपको अपकमिंग वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपने एग्जाम्स की शॉर्टकट प्रिपरेशन और इजी प्रिपरेशन कर सकें। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पावलोव के अधिगम का सिद्धांत। तो पावलोव जी एक रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने पाचन क्रिया की दहकी का विशेष रूप से अध्ययन किया और इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इनके अनुसार क्या था कि यदि किसी सीखने वाले व्यक्ति के सामने स्वाभाविक उद्दीपन बार बार करें और उसके साथ एक स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगेगी, जैसे भूख लगने पे भोजन देखकर मुंह में लार आना। इसके लिए एक प्रैक्टिकल भी किया गया। जैसे एक कुत्ते को यदि आप भोजन देते हैं तो कभी भी भोजन देते समय आप घंटी बजाएं तो वो दोनों को कनेक्ट कर लेता है, तो उसको लगता है कि जब भी घंटी बजाया जाएगा तो भोजन मिलेगा। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि केवल घंटी बजाइए तो भी उसके मुंह में लार आएगा और वो खाने की इच्छा प्रकट करेगा। इसको अ, हम निष्कर्ष के रूप में यही समझ सकते हैं कि तटस्थ उद्दीपन को किसी स्वाभाविक उद्दीपन के साथ बार बार उपस्थित किया जाए तो तटस्थ उद्दीपन के प्रति व्यक्ति वैसी अनुक्रिया करने लगेगा जैसा कि सामान्य। क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार कुछ खास संपत्तियों पर इन्होंने ज़्यादा बल डाला है, जिनमें आइए देख लेते हैं क्या है। पहला है सीएस तथा यूसीएस का समय अंतराल, अर्थात घंटी की आवाज़ और भोजन के बीच यदि समय अंतराल देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है। आदर्शतः है 0.5 सेकंड का होना चाहिए। यदि अंतराल इससे बड़ा होगा तो अनुबंधन प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, स्थापित होना कठिन हो जाएगा। उद्दीपन सामान्यीकरण की बात करें, इसका उदाहरण देख सकते हैं। यदि एक विद्यार्थी किसी कारणवश अपने अध्यापक से रुष्ट हो गया है, कभी उन्होंने उसे मार दिया हो, डांट दिया हो ऐसे बेवजह, तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि यदि वो कुछ अच्छा पढ़ा भी रहे हो तो भी वो उनसे रुष्ट रहता है, उनकी किताबें भी उसे बुरी लगती हैं। विभेद में देखें तो जैसे जैसे सीखने के लिए दिए जाने वाले प्रयास की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे अनुबंधित उद्दीपन तथा अन्य समाज उद्दीपनों के बीच अंतर स्पष्ट होता जाएगा। अर्थात घंटी बजाने से ही ऐसा नहीं होगा कि केवल मुंह में लार आ जाए। विलोप तथा स्वतः पुनर्लाभ, ऐसा होगा कि जब कई बार आप ये चीज़ें कर रहे हैं, पुनर्बलन होगा या स्वाभाविक उद्दीपन होगा, तो अगर इसकी अनुपस्थिति होगी तो वो चीज़ भूल जाएगी उसको। लेकिन यदि इसको बार बार आप ऐसे रिपीट करेंगे तो यह प्रक्रिया बढ़ती जाएगी और इसका वो स्वतः पुनर्लाभ होने लगेगा। पुनर्बलन ये क्या है कि यदि आप कई बार उसको पॉजिटिवली ही रिस्पॉन्ड करें, मतलब घंटी बजा रहे तो उसको भोजन मिलता ही रहे, तो वो बिल्कुल कंफर्म ये मान जाएगा कि घंटी का मतलब भोजन होता है, कि भोजन मिलेगा ही मिलेगा। पुनरावृत्ति एवं समीपता, इसमें समीपता और पुनरावृत्ति का बहुत ज़्यादा ये महत्व होता है। यदि 0.5 सेकेंड का या इससे आसपास का कुछ अंतराल हो तो बहुत ज़्यादा ही कारगर हो जाता है। अब एक महोदय हैं कॉलर, इनके द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सूझ का सिद्धांत भी समझ लेते हैं। इनका कहना है कि एक से अधिक तकनीकी अर्थ में सूझ का अर्थ किसी समस्या के समाधान को एकाएक पकड़ लेना है, जिससे एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ होती है जो परिस्थिति के अनुसार चलती है और समस्या का समाधान प्रत्यक्ष ज्ञान के क्षेत्र संख्या के संदर्भ में लाता है। तो ये महोदय जो है वो बात करते हैं सूझ का अधिगम, और सूझ का संबंध बुद्धि चिंतन और कल्पना से है। इस विधि से सीखने में मानसिक प्रयास किए जाते हैं। इसकी विशेषताएं यदि हम देखें तो सूझ का अधिगम जो है वो व्यक्ति द्वारा समग्र परिस्थितियों का प्रतीक्षीकरण करता है और समस्या और परिस्थिति में संबंध स्थापित करता है। सूझ के द्वारा अधिगम पर आयु का भी प्रभाव पड़ता है और इसमें अनुभव का प्रभाव पड़ता है, लेकिन अधिक अनुभव होने से सूझ का अधिक होना निश्चित हो जाती है। कुछ प्रयासों के पश्चात व्यक्ति में एकाएक समाधान की सूझ आ जाती है और इस प्रकार से सूझबूझ से बहुत कुछ व्यक्ति सीख सकता है। कॉलर ने एक प्रयोग किया और इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि एक वनमानुष को लिया और उसको एक कटघरे में बंद कर दिया। कटघरे के बाहर केले रखे हुए थे और इसका नाम सुल्तान उन्होंने रखा। और इनको भूख लगी। जब भूख लगी महोदय को तो
वो सुल्तान कई बार उसको प्रयास करता था हाथ पैर लगा के कि उसको केले मिल जाए, लेकिन उसको केले नहीं मिल रहे थे। लेकिन उसी में एक छड़ी भी रख दिया। जब हाथ पैर लगाने से नहीं मिले तो उसने छड़ी का प्रयोग किया, और छड़ी के प्रयोग से उसने केलों को खींच लिया और वो केले खा लिया। तो देखिए, ये उसकी सूझबूझ का ही परिणाम था। एक और भी उदाहरण ले सकते हैं। उन्होंने फिर क्या किया कि ये छड़ी वहाँ पे दो रख दी और केले को और भी दूर कर दिया। तो एक छड़ी से नहीं मिल रही थी वो केले। उसके बाद जब एक छड़ी से नहीं मिल रही है, हाथ पैर से नहीं मिल रही है, उस वनमानुष ने क्या किया, दोनों छड़ियों को जोड़ा और उसके बाद उसने केले को खींचा, जिससे कि उसे केले मिल गए और वो केले खा लिया। ये भी उसकी सोच का ही परिणाम था। अब बॉक्स संबंधी एक समस्या थी, तो क्या किया कि उस वनमानुष को जिस कटघरे में रखा हुआ था, केले उसकी छत से लटका है। अब ये व्यक्ति बार बार कूद रहा था, लेकिन उसको वो केले नहीं मिल रहे थे। उसको उस कमरे में एक बॉक्स दिखाई दिया और उस बॉक्स को वो खींच के ले आया, उस पर चढ़ा और केलों को उतारा और केलों को खाया। यह भी उसकी सोच का परिणाम था। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को जो कुछ नहीं पता भी होता है, वह अपनी सूझबूझ से उस समस्या का निस्तार कर लेता है। अब प्रयोगों से निष्कर्ष क्या निकला? प्रयोगों से पता चला कि किसी कार्य के अधिगम की क्रिया मस्तिष्क के दो स्तरों पे होती है। पहला है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक के दो स्तरों पे, और दूसरा प्रत्यात्मक स्तर पर अधिगम। तो यदि हम इन दोनों की बात करें तो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्तर पर प्राणी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर प्रतिक्रिया करता है, तब वह सीखता है। जबकि प्रत्यात्मक स्तर पर अधिगम की क्रिया में मस्तिष्क तब सहायता करता है जब किसी के सामने जटिल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, और इस प्रकार से वो अपना कर सकता है।